हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक होगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा जो सबसे पॉइंट है आज का वह क्या है? शहरीकरण के बारे में है। तो हम लोग जानते हैं शहरीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी गाँव का, शहर का या मतलब किसी गाँव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। मान के चलिए कोई गाँव जो है, शहर या कस्बा में विकसित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शहरीकरण कहेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या है? कहता है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करें। मतलब ग्रामीण और जो नगर में भिन्नता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? कहता है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। गाँव में जहाँ शांति का माहौल रहता है, वहीं नगरों में भीड़-भाड़ वारों वाहनों से निकला शोर, हल्ला-गुल्ला मचा रहता है। गाँव में एक-दूसरे के प्रति अपमान का भाव, अपनापन होगा यहाँ पर। गाँव में एक-दूसरे के प्रति क्या होता है? अपनापन का भाव होता है, जबकि नगरों में पड़ोसी ही पड़ोसी को भी नहीं जानता है, ठीक? गाँव के लोग अधिकतर धार्मिक स्वभाव के होते हैं, जबकि नगरों में धार्मिकता कुछ कम रहती है। गाँव के लोग जो है, सादा जीवन और उच्च विचार के होते हैं। ठीक इसके विपरीत नगरों में तर्क-भड़क, दिखावटीपन तथा छल-प्रपंच का बोलबाला कहीं भी जो है देखा जा सकता है। गाँव में प्राकृतता है, नगरों में कृत्रिमता है। प्राकृतता का मतलब प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नगरों में ऐसा नहीं होता है, ठीक? वहाँ पर सभी कृत्रिम मिलेंगे मतलब मानव निर्मित। तथा गाँव में कृषि है, अन्न है, फल है, सब्जियाँ हैं, दूध है, दही है, घी है, तो नगरों में उद्योग है, व्यापार है, पैसा है, धन है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने गाँव और नगरों के बीच भिन्नता को देखा। अभी हम लोग देखेंगे इसका अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है? समाज का वर्गीकरण नगर एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? ठीक है? तो देखिए, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तथा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात की भिन्नता के आधार पर किया जाता है, ठीक है? इसके बाद है शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी जो है प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो देखिए क्या करा है, प्राचीन काल में शहरों का विकास एक धीमी प्रक्रिया थी। गाँव ही धीरे-धीरे विकसित होकर जो है शहर बनते थे। इस क्रम में पहले उसे बाजार और बाजार से कस्बों में बदलना होता था। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे में ये क्षेत्र मुख्य व्यापार मार्ग और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ क्षेत्र धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में जो है भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें मध्य प्रकोष्ठों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इनके व्यस्त उद्यमी नगर नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर नए राजमार्गों से जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जलमार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वह क्या होगा? देखिए शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो देखिए क्या है यहाँ पर? कहता है शहर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात इत्यादि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ठीक है? इसके बाद है क्या है देखिए किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो देखिए क्या है यहाँ पर? कहता है कि जिन 3 जो है प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई, वे थे औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, औपनिवेशिक शासन की स्थापना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ठीक है? इसके बाद है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो देखिए आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार है जनसंख्या घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएँ। क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएँ। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, कह रहा है गाँव की कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता दर्शाइए। ठीक है? क्या कहता है देखिए, कहता है गाँव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएँ कृषि द्वारा ही उत्पादित होती है, जो ग्रामीण लोगों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेते हैं, साथ ही
शहरों को भी इसकी अधिकतम लाभ मिलता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग जानेंगे कस्बा क्या होता है इसके बारे में, ठीक है? तो कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है, ठीक है? इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है गंज। गंज क्या होता है? तो देखिए गंज एक छोटे अस्थायी बाज़ार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्ज़ी तथा दूध उत्पादनों से जो है संबंधित होते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है महानगर। तो देखिए किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होती है, उसे महानगर कहा जाता है। देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाद, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे अभी व्यक्तिवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि वह सिद्धांत जिसे समुदाय की नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाद कहेंगे, ठीक है? देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है? घेटो, नहीं, सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था, नहीं, तो मध्य यूरोप में जो है यहूदियों की जो बस्ती होती थी, उसी को क्या कहा जाता था? घेटो। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है, ठीक है? देखिए धैर्योकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पुरुष के स्थान पर एक समुदाय पुरुष में बदलाव का होना, सामुदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं, ठीक है? तो अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। तो देखिए, क्या कर रहा है? शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था। गाँव से शहर में आए लोगों से समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया तथा परिवार की जो है उपादेयता और स्वरूप को पूर्ण रूप से बदल दिया। जहाँ के पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं अब वे बंधन ढीले पड़ने लगे, ठीक है? वहाँ महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। उनके लिए मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाए गए। 1870 के बाद महिलाएँ राजनीति में हिस्सा लेने लगीं। कब से हिस्सा लेने लगी? देखिए 1870 के बाद। हालाँकि नौकरानियों के आ जाने से महिलाओं की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई और वेतन के लिए भी जो है काम करने वाली औरतों का अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण हो गया, ठीक है? अब इसी में एक और पॉइंट है देखिए लेसेज फेयर, तो ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए लेसेज फेयर का एक आर्थिक जो है उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता थी। तो ये क्या था? लेसेज फेयर था, ठीक है? इसके बाद है कि शहरों के उद्भवन में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? देखिए शहरों के उद्भवन में मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। शिक्षित वर्ग के वे लोग जिन्हें बुर्जीवी वर्ग भी कहा गया, विभिन्न रूपों में कार्यरत थे। कोई शिक्षक था, तो कोई डॉक्टर, कोई वकील था, तो कोई जज। इसी तरह इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, लेकिन इनके जीवन मूल्य लगभग समान थे। अनेक आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं द्वारा शहरों के विकास में इनका महत्वपूर्ण हाथ है, ठीक है? इसके बाद है देखिए श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ? अभी हम लोग क्या जानेंगे कि श्रमिक वर्ग का जो आगमन है, शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? देखिए क्या है, कहता है शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के साथ ही श्रमिकों का आना आरंभ हो गया। इनमें अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर थे, जो अधिक और नगद आय की लालच में अपने गाँव से पलायन कर शहरों में आने लगे। वास्तव में गाँव में कृषि कार्य के रूप में जो है मज़दूरी में अनाज मिलता था, ठीक है? इस कारण इस कारण उनकी बहुत सी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती थी, ठीक है? लेकिन शहरों में आकर वे फैक्ट्री में श्रमिक बनकर नगद आय प्राप्त करने लगे। इससे इनको लगा कि इनकी सुविधाएँ जो है बढ़ने लगी है, ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? नहीं, तो देखिए शहरों में श्रमिकों की संख्या धीरे-धीरे जो है बढ़ते-बढ़ते अधिक हो गई। शहरों में जनसंख्या के इस प्रकार बढ़ने से शहरों में अनेक समस्याओं का ठीक है, अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। एक तो बेरोज़गारी में वृद्धि होने लगी, दूसरे नव आगंतुकों के लिए आवास की समस्या थी। शौचालयों या स्नान घरों की तो कमी थी ही, कहीं तो पेयजल की भी समस्या थी। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाए, ठीक है? इसके बाद है क्या, देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मज़दूर वर्ग की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्या कर रहा है? व्यवसायी वर्ग व्यावसायिक पूँजीवाद का उदय के बाद गाँव के व्यवसायी जो व्यापार से
धन एकत्र कर चुके थे, उद्योगों के बढ़ने पर अपनी पूंजी के साथ नगरों में आने लगे। व्यापक स्तर पर व्यापार, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरीकरण जिसमें काम के बदले वेतन या मजदूरी का नकद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफे कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख, बीमा, अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण पूंजीपति व्यवसायी एक सामाजिक शक्ति के रूप में जो है समझे जाने लगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है? मध्यम वर्ग के बारे में। तो देखिए मध्यम वर्ग का स्थान उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के बीच था। शहरीकरण ने इन्हें काफ़ी शक्तिशाली बना दिया। ये विभिन्न पेशा से संबंधित थे जैसे अध्यापक, प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, जज, विभिन्न कार्यालयों के बाबू और कर्मचारी आदि सभी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। इन्हें बुद्धिजीवी समझा जाता था, अर्थात ये अपनी बुद्धि की कमाई खाते थे। उद्योगों में व्यवस्था विभाग हो या दुकानों के कर्मचारी सभी जो है मध्यम वर्ग में ही आते थे। ठीक है? शहरीकरण में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे श्रमिक वर्ग के बारे में। अभी हम लोग समझेंगे श्रमिक वर्ग के बारे में, ठीक? तो क्या कहता है देखिए, पूंजीपति, उद्योगपति हो या मध्यम वर्ग के लोग, सबके बोझ को सँभालने वाले श्रमिक ही थे। श्रमिक वास्तव में गाँव के निवासी थे, लेकिन जहाँ-जहाँ उद्योग स्थापित होते गए, वहाँ ये श्रमिक बिना बुलाए ही पहुँचने लगे। ठीक है? गाँव से शहरों में इन्हें अधिक अच्छी और आय की आशा थी। आय तो थी, पर इन्हें दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है? इसके बाद है नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से आई? तो देखिए, क्या कह रहा है, शहरों की बढ़ती आबादी का कोई नागरिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी। इन सुविधाओं को बढ़ने या बढ़वाने के लिए नई चेतना लानी आवश्यक थी। इसके लिए अनेक आंदोलन हुए, जिनमें चार्जिंग आंदोलन तथा 10 घंटे का आंदोलन प्रसिद्ध है। यद्यपि ये आंदोलन कारखाना में काम करने वाले मज़दूरों से संबंध थे, किंतु ठीक है, देखिए किंतु इनकी सफलता से नागरिक अधिकारों के प्रति भी एक नई चेतना का विकास हुआ। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए यहाँ पर, कहता है एक औपनिवेशिक शहर के रूप में जो बम्बई शहर में या के विकास की समीक्षा कीजिए। मतलब एक औपनिवेशिक शहर के रूप में जो है बम्बई, नहीं, उसमें किस प्रकार से विकास हुआ, उसी का कहता है समीक्षा करने के लिए। ठीक है? तो देखिए, भारतीय शहर धीरे-धीरे विकसित हो रहे थे। उसमें पहला जो वाणिज्यिक शहर था, वो कौन था? बम्बई था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का वाणिज्यिक राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। ठीक है? तथा 19वीं सदी के अंत में बम्बई का विकास तेजी से होने लगा। वास्तव में यह शहर टापुओं का शहर था। टापुओं को भरने से इतनी जगह निकली कि वहाँ एक विशाल शहर बन गया। नहीं, कारखाने पर कारखाने बनते जा रहे थे। बम्बई प्रांत की राजधानी तो थी ही, वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाने जाने लगी। ठीक है? बम्बई का नया नाम मुंबई है। बम्बई के प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। यहाँ से कपास और अफ़ीम का निर्यात होता था। ठीक है? इस कारण केवल व्यापारी और महाजन ही नहीं, बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में बस गए। कपड़ा के मिलों के खुलने पर अधिक संख्या में श्रमिक यहाँ पहुँचने लगे। पहली जो कपड़ा मिल है 1854 ईस्वी में खुली। नहीं, तो भारत में पहली कपड़ा मिल कब खुली? 1854 ईस्वी में। वहीं 1921 के आते-आते कपड़ा मिलों की संख्या जो है कितनी हो गई? 85 हो गई। अब कुल मिलाकर उनमें 1,44,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर बन गया। 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति मात्र जो है 9.5 गज था। 1872 में लंदन में प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, वहीं बम्बई में 20 व्यक्ति रहते थे। ठीक है? तो हम लोगों ने मुंबई के बारे में जाना, एक औपनिवेशिक शहर जिसका नाम क्या था? मुंबई, उसके बारे में जाना। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भवन में अपना योगदान दिया। तो देखिए, उद्योगों में पूंजी क्या करा, उद्योगों में पूंजी लगाने वाले वही लोग थे जो व्यापार व्यवसाय से काफ़ी पूंजी एकत्र कर चुके थे। ये जहाँ अपना व्यवसाय करते थे पहले, वह तो गाँव ही था, बाद में कस्बा बन गया, कस्बा ही विकसित होकर नगर के रूप में बदल गया, वहाँ सीधी और सपाट सड़क बनी, आगंतुकों के आवास के लिए धर्मशालाएँ बनी, धीरे-धीरे वह जो है नगर किसी खास वस्तु के व्यवसाय का केंद्र बन गया। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने भी नगरों को उद्भवन में अपना योगदान दिया। ठीक है? इसके बाद है नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी? ठीक? तो क्या कहा देखिए, लंदन अगर एक और धनी लोगों के शहरों का केंद्र था,
तो दूसरे ओर यह भी सत्य था कि ऐसे अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे, जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त प्राप्त जो है अल्पसंख्यक वर्ग के थे। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे, बाध्यताओं में सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक ओर गरीबी थी तो दूसरी ओर बाहरी चमक-दमक। इसी कारण यह मान्यता बनी कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, अगला पॉइंट है हमारा नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक है? तो देखिए, कहता है नगरों का जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। दोनों वास्तव में एक दूसरे की जो है अंतर्भिव्यक्ति है। नगरों को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना गया है। ये व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएँ जो है प्रदान करती है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे सिंगापुर शहर का विकास। नहीं, कहता है एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और जो है बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई। नहीं, यहाँ पर क्या देखिए ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। ये सब शहर का नाम है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है, जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श प्रस्तुत करता है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था। सिंगापुर पर उस समय श्वेतों का ही शासन था। शहर की ज़्यादातर आबादी भीड़ भरी, गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। 1965 में क्या यहाँ पर देखिए 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान जो है दिए गए। ठीक। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण शहर है पाटलिपुत्र, पटना के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं। तो देखिए प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में जो है किया गया था। नहीं, कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना। मौर्य शासन काल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। इस नगर की आबादी उस समय लगभग 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगा स्थानीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। ठीक है? इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई है। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी हम लोग देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर। अभ्यास प्रश्न लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय तो क्वेश्चन चैप्टर के ही माध्यम से हो जाता है। अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है? तो ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है? हमारा अगला अगला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या फिर अथवा सभी? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव जो है संभव हुआ है? तो ये क्या होगा? संपत्ति होगा या फिर ज्ञान होगा और शांति होगा, बहुमूल्य धातु होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? संपत्ति। नहीं, इसके बाद है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका क्या हो जाएगा? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था एवं सभी। इसका क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसके बाद है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शहरीकरण। क्या हो जाएगा? शहरीकरण। ठीक है? इसके बाद है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है महानगर में। ठीक है? इसके बाद जानेंगे 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 10 लाख से 40 लाख तक पहुँच गई। ठीक? इसके बाद देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। कौन-सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है? मध्यम वर्ग को ही बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता था। नहीं, इसके बाद है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण हुआ? तो पूंजी वर्ग के द्वारा केवल श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो शहरों के विस्तार में भव्य क्या हो जाएगा? तो परकोटे का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा उसको कलर किया गया है, ठीक है? इसके बाद है लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल रहा। शहरों में रहने वाले बाधिताओं से सीमित थे। औद्योगिक देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। इसमें है स्थानीय निकायों के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मैनचेस्टर लंकाशायर जो है, शेफील्ड, ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? एक औद्योगिक नगर है। इसके बाद चिकित्सक है, चिकित्सक पता ही है क्या होगा? मध्यम वर्ग। इसके बाद है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ होती थी? तो नगरों में होती थी, ठीक? नहीं, बम्बई क्या है? एक वाणिज्यिक राजधानी है। और पेरिस जो है क्या है? बेरोन हॉर्समोन। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।